हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 4 भाग में इस चैप्टर का अध्ययन किया है। आज इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। इस 5वें पार्ट के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि का हम अध्ययन करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड को हम हिंदी में जांच एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे आसान तरीके से हम बहुत ही आसान शब्दों में हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे 4 वीडियो को नहीं देखा है तो उसको हमारे चैनल पर जा कर के अवश्य देखें। आइए अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड का अध्ययन करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच एवं त्रुटि विधि यानी हीट एंड ट्रायल मेथड को प्रयोग करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक नियमों को जान लेते हैं। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, समीकरण में दिए गए अभिकारक तथा उत्पाद के अणुसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा, असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक सूची बनाएंगे। और तीसरा, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सर्वप्रथम संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक का हो या फिर उत्पाद का हो। चौथे नंबर पर इसके बाद बारी बारी से अन्य तत्वों को इसी तरह से यानी बढ़ते से घटते यानी अधिक वाले से कम की तरफ बढ़ते हुए संतुलित करेंगे। और पांचवा क्या करेंगे कि रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण बनाने हेतु संतुलित समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को भी हम प्रदर्शित कर देंगे। इन 5 नियमों को हम ध्यान में रख करके हीट एंड ट्रायल यानी जांच एवं त्रुटि विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को बहुत ही आसानी से संतुलित किया जा सकता है। आइए हम अब उदाहरणों के द्वारा हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं और किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा हम एक असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहला लेते हैं, देखेंगे CH4 प्लस O2 और बनता है क्या, CO2 प्लस H2O। अब हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर 2 1 3 है और इधर 2 है। इस तरह से ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम हीट एंड ट्रायल विधि से इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम जो उत्पाद या जो अभिकारक है, ये जो अभिकारक हैं और ये जो उत्पाद है, इसके अणुसूत्र में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर हम क्या करेंगे, इनमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या की एक सारणी बनाएंगे। आइए देखते कैसे बनाते हैं। तो पहले लेंगे कार्बन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है और फिर क्या है ऑक्सीजन है। ये जब अभिकारक में यही हैं तो उत्पाद में भी यही तत्व रहेंगे। ध्यान से देखेंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पर टोटल काउंट करते हैं तो टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2। अब दूसरा पार्ट करते हैं, इधर उत्पाद को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या देखिए कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 और एक यहाँ पर है 3, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर काउंट करेंगे तो देखिए इधर 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो इस तरह से ये बन गया आपका सारणी। कार्बन 1 1 तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो अभिकारक में कुल 2 हैं और उत्पाद में देखेंगे तो 3 है। तो सबसे पहले
रूल नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले हम उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे जो सबसे अधिक हो, चाहे वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 है। तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 को 4 करने के लिए हम सबसे जो छोटा पूर्णांक है 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब हम इस समीकरण को पुनः लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखिए, CH4 प्लस O2 एरो फिर वैसे ही दे देंगे। अब इधर देखेंगे हमने H में 2 का गुणा किया तो H इधर है, तो इसको सेम वही चीज़ लिख देंगे CO2 प्लस, अब ये जो 2 का गुणा किया है हम यहाँ नहीं गुणा करेंगे, हम चूंकि अणुसूत्र को नहीं बदलेंगे इसलिए 2 को बाहर रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2H2O। इस तरह से हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं, फिर से हम सारणी को बनाएंगे। ये पहली बार, अभी भी ये अनबैलेंस्ड है यानी असंतुलित है। तो कार्बन फिर देखें, फिर इधर क्या है, हाइड्रोजन है, और फिर क्या है, ये ऑक्सीजन है। अब फिर वही चीज़ एक सारणी ऐसे बना लेते हैं दोनों के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन की संख्या अभी भी 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इधर 2। अब उत्पाद का भी देख लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन अब देखिए कितना हो गया, 1 तो 2 इधर है और 2 यहाँ पे है, यानी टोटल ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो अब ऑक्सीजन को 4, इधर 2 है इधर 4, इस 2 को 4 करने के लिए 2 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो अब इसको अगले समीकरण को देखिए फिर कैसे लिखेंगे। अब फिर इस समीकरण को लिखते हैं, तो लिखेंगे CH4, चूँकि ऑक्सीजन में है तो ऑक्सीजन इधर है, प्लस अब ये जो 2 का गुणा किया है यहाँ पे नहीं करेंगे, इसके सामने रखें क्योंकि इसके अणुसूत्र में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना। तो लिख देंगे 2O2 एरो दे देंगे, चूँकि इधर हमने कोई गुणा नहीं किया है तो सेम यही चीज़ उतार देंगे, CO2 प्लस 2H2O। अब ये हमारा लगभग बैलेंस हो चुका है। अब जांचने के लिए कि ये हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं, हम फिर से सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाएंगे तो देखिए कार्बन पहले लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर वही सारणी टेबल बना लेते हैं ऐसे। अब इधर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 4। अब उत्पाद वाला भी लिख लेते हैं। कार्बन देखिए यहाँ पर भी 1 ही है, ऑक्सीजन देखेंगे 2 इधर है और 2 इधर है, तो टोटल हो गया 4। हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 दूना 4। अब हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या भी बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है और ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है, इसलिए जो ये समीकरण हमारा मिला ये हो गया अब संतुलित समीकरण। अब इसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाना है तो हम इसकी अवस्थाओं को लिख देंगे। जैसे CH4 एक गैस है तो गैस के लिए हम लिखते हैं G, प्लस ऑक्सीजन है तो आपको मालूम है ऑक्सीजन भी गैस है तो 2O2, इसके आगे भी लिख देंगे हम गैस, एरो दे देंगे। फिर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको भी मालूम है CO2 गैस है तो लिख देंगे गैस, और फिर बना 2H2O यानी पानी है तो ये आपका लिक्विड है तो जल लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एक व्यवस्थित संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। चूँकि हम बार बार सूत्र को लिखते हैं और सही करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम इसको हीट एंड ट्रायल विधि
कहते हैं। तो इसी तरह से हम अन्य समीकरणों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है हम लोगों का वो क्या है, N2 प्लस H2 एरो देंगे और लिखा आपको मिलेगा NH3। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 इधर 3 है। तो अब सर्वप्रथम इसके अणुसूत्र में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा, सबसे पहले जो इसके तत्व हैं उनको हम सारणी बनाकर उनके परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। तो 2 ही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ वही होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इधर देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2। इधर कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब इधर वाले यानी उत्पाद वाले में देखेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो इसमें देखेंगे हम हाइड्रोजन की संख्या 3 है या उत्पाद में। तो सबसे पहले हम 3 को संतुलित करने का यानी हाइड्रोजन को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। 3 को 2 के बराबर और 2 को 3 को बराबर करने के लिए हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, 2 में हम 3 का गुणा कर देंगे और इसे 3 में हम 2 का। अब देखेंगे 2 3 6, 3 दूना 6, इससे छोटा कोई इक्वल इन दोनों में पूर्णांक नहीं मिल सकता है। तो अब यहाँ पर हमने कर दिया 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2। अब हम इस समीकरण को लिखेंगे, देखिए N2। तो यहाँ पर हमने कोई गुणा नहीं किया तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अब H में देखेंगे तो हमने किया कि ये 3 से गुणा, तो 3 पहले लिखेंगे और H2 इधर बाद में लिख देंगे। एरो दे देंगे। यहाँ पर भी हमने नाइट्रोजन में कुछ करना नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ हैं, इसलिए चूंकि 3 है, 3 में 2 का गुणा करना तो 2 आगे एकदम लिखेंगे और लिखेंगे NH3। अब ये जो समीकरण हमको मिला तो इसके बारे में हम जांचेंगे फिर से कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो फिर से हम क्या करते हैं, जांचने के लिए सारणी बना लेंगे नाइट्रोजन का और फिर हाइड्रोजन का। तो देखेंगे नाइट्रोजन की जो इधर संख्या है वो कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 6। और दूसरी तरफ अगर हम देखें उत्पाद में तो नाइट्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी भी हो गई, 6। यानी नाइट्रोजन भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। इस तरह से जो हमको ये समीकरण मिला है N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 यानी अमोनिया, यह एक संतुलित समीकरण है, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या इक्वल हो गई है। और इसको अधिक सूचनापूर्ण बनाना है तो नाइट्रोजन चूंकि गैस है तो लिखेंगे N2G लिख देंगे गैस के लिए, प्लस हाइड्रोजन भी गैस है तो इसके लिए भी हम H ही लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे H। फिर तीर हम ऐसे लगा देंगे एरो, और गैस जो NH3 अमोनिया भी क्या है, एक गैस है, तो इसके भी आगे हम ऐसे गैस लिख देंगे। और इस तरह से हमको एक वेल अरेंजेड संतुलित यानी बैलेंसेड इक्वेशन मिल जाता है। इस तरह से हम एक दूसरा उदाहरण भी हमने देख लिया। एक हम तीसरा तथा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे और इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। Fe प्लस H2O एरो दे दिया जाएगा और आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा Fe3O4 प्लस H2। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर लोहा का एक है यानी Fe का एक ही परमाणु है और इधर 3 है, इसलिए यह अनबैलेंस है। हम एक ही नज़र में देख करके जान जाएंगे कि कोई रासायनिक समीकरण बैलेंस है या नहीं। हम सीधे तुलना करेंगे, Fe इधर 1 इधर 3 अनबैलेंस हो गया। अगर ये मिलता है तो फिर दूसरे को तीसरे को ऐसे चेक करेंगे। अगर सभी का बराबर है परमाणुओं की संख्या तो बैलेंसेड है। अगर किसी एक भी तत्व का परमाणु उत्पाद और उपभोक्ता में डिफरेंट होता है एक दूसरे से तो वो असंतुलित समीकरण होगा। अब इसको हम हीट एंड ट्रायल विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अणुसूत्र में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरे नंबर का क्या करेंगे, हम पहले सारणी बनाएंगे अभिकारकों और उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या क्या। तो इधर देखेंगे पहला क्या है, Fe है,
लोहा है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन है। जब इधर अभिकारक में यही है तो उत्पाद में भी यही रहेंगे। तो ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे खींच लेते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक में हम देखते हैं Fe की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या देखें कितनी है टोटल, 2, और ऑक्सीजन की कितनी है, 1। अब ठीक है, अब उत्पाद की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट की ओर आते हैं। तो Fe की देखें यहाँ पर कितनी है, 3, ऑक्सीजन देखेंगे कितनी है इधर टोटल, 4, और हाइड्रोजन कितनी है, 2। यानी हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन लोहा यानी Fe और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में डिफरेंट है। लेकिन सबसे पहले हम उस तत्व के परमाणु को बराबर करेंगे जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, चाहे वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद के तरफ का हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है, इधर 1 है। यहाँ पर लोहा की संख्या 1 है और इधर 3 है। तो 3 और 4 में 4 बड़ा है, इसलिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 1 को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम 1 में हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 का नाम 4 और ये 4, इस तरह से बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, Fe के में कुछ नहीं किया तो इसलिए Fe को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस अब देखेंगे H2O एक ही साथ है तो लिख देंगे H2O। अब चूंकि 4 लिखना है तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हो गया 4 ऑक्सीजन। एरो दे देंगे, इधर कोई हमको परिवर्तन नहीं करना है, तो Fe3O4 प्लस H2। ये फिर से आंशिक रूप से संतुलित हुआ है। फिर से हम इसको चेक करेंगे, तो पहले लिखेंगे Fe, फिर वही चीज़ लिखेंगे H, और फिर हम लिखेंगे O, फिर वही सारणी बनाएंगे, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो Fe का इधर देखेंगे तो कितना है, 1, और हाइड्रोजन को देखिए तो 4 दूना कितना हो गया, 8, और ऑक्सीजन को देखेंगे तो 4 का 4 हो गया। अब इधर का हम देख लेते हैं, Fe अभी भी 3 है, ऑक्सीजन कितना है, देखिए इधर 4, इधर भी हो गया 4, हाइड्रोजन इतना यहाँ कितना है, 2, तो हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन बराबर हो गए तो अब देखते हैं कि लोहा इधर 1 है और इधर 3 परमाणु इसके हैं। हाइड्रोजन का अब इसका हो गया यहाँ पे 8 और इधर हो गया 2। तो चूंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है इसलिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो 2 या तो 8 को 2 बना दें या 2 को 8 बना दें। तो 8 को तो 2 बनाएंगे नहीं, 2 को हम 8 बनाने के लिए 2 में हम 4 का गुणा कर देंगे, यानी हाइड्रोजन में। तो ये 4 9 8 हो गया और ये फिर क्या हो गया, 8 हो गया। तो फिर लिखते हैं, इधर हमने कोई गुणा नहीं किया तो सेम टू सेम वही चीज़ जो रहेगा उसी को हमको लिख देना, 4H2O। एरो दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस पे भी Fe3O है, Fe3O4 है, तो इसमें है ही नहीं, तो Fe3O4 लिख देंगे। और प्लस देखिए हमने हाइड्रोजन में 4 का गुणा किया है तो 4H2 हो जाएगा। अब ये भी हो गया 8। अब फिर से देखते हैं क्या बैलेंस है और कौन सा बैलेंस नहीं है। फिर से हम सारणी बना लेते हैं, Fe और फिर क्या है, हाइड्रोजन है, और फिर क्या है आपका ऑक्सीजन है। फिर हम इसका सारणी बना लेते हैं ऐसे। अब देखेंगे Fe कितना है यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितना है 8 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब यहाँ पर आ जाइए, Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन 4 दूना 8, यानी ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। अब 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 3 का गुणा कर देंगे। अब फिर से हम एक नया समीकरण लिखेंगे। देखिए अब यहाँ से ला करके हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे गुणा यहाँ पर हुआ है 3, तो हम लिख देंगे 3Fe। अब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं तो लिख देंगे 4H2O। फिर क्या करेंगे, हम इसे एरो दे देंगे और लिख देंगे अब Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम ये जो समीकरण मिला हमको, अब देखें ये बैलेंस है कि नहीं। तो इसको करने के लिए फिर वही हम सारणी बना लेते हैं, Fe
फिर क्या है आपका हाइड्रोजन है, और फिर क्या है आपका ऑक्सीजन है। अगर हम इसको ऐसे फिर से सारणी बना लें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं का, तो देखें तो Fe बराबर कितना हो गया 3, हाइड्रोजन बराबर 4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 8, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 4। अब इधर का प्रोडक्ट का देख लेते हैं, प्रोडक्ट का क्या कहता है। Fe बराबर कितना हो गया, अब Fe बराबर यहाँ पर भी है 3, ऑक्सीजन बराबर कितना है 4, और हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन बराबर इधर है 4, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 4 दूना 8, यानी अब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसलिए ये जो समीकरण है, यानी जो आपका समीकरण मिला है 3Fe प्लस 4H2O, एरो दे देंगे और लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2, ये क्या है आपका संतुलित समीकरण हो गया। इस तरह से हमको संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। और सूचनाबद्ध बनाना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3Fe, चूंकि लोहा है तो ये सॉलिड है तो यस लिख देंगे, प्लस 4H2O, तो पानी लिक्विड है तो यल लिख देंगे, एरो दे देंगे। फिर Fe3O4 है, Fe3O4 है, फेरस ऑक्साइड है तो ये सॉलिड होता है तो यस लिख देंगे। और फिर ये देखेंगे 4H2, तो ये गैस है तो इसके लिए जी हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमको एक वेल अरेंज, एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। समीकरण कौन था, ये वाला, और ये अब बदलकर संतुलित समीकरण हो गया ये वाला। ये हमको संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम जो रासायनिक समीकरण मिलेंगे असंतुलित, उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्रिया बार बार दोहराई जा रही है, यानी हीट किया जा रहा है, फिर त्रुटि जो आ रही है इसको फिर सही कर दिया जा रहा है। पहले जो असंतुलित था फिर आंशिक रूप से संतुलित हुआ, फिर आंशिक रूप से संतुलित हुआ, और फिर से क्या हो गया, पूर्ण रूप से ये संतुलित हो गया। इस तरह से हम हीट एंड ट्रायल विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण जो असंतुलित है उसको बड़ी ही सरलता से हम संतुलित कर सकते हैं। अब चूंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर्स में बार बार आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके 7 नंबर में आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए और लेक्चर को बार बार सुनिए, और सही तरह से समझ करके आपकी किताब में जो एक्सरसाइज दिया गया बैलेंस वाला, उसको करने का प्रयास करेंगे। गृह कार्य के रूप में मैं कुछ आपको इक्वेशन दे दे रहा हूँ, अनबैलेंस्ड असंतुलित समीकरण, इसको संतुलित करके आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास भी इसी टॉपिक पर होगी, फिर मैं 3-4 इक्वेशन लूँगा और उसको संतुलित करके आपके सामने प्रदर्शित करूँगा। तो उसमें से आपका एक ये है कि पहला आप एक्सरसाइज में देखिए क्या करना है। एक्सरसाइज है आपका कि करना क्या है, पहला आपका इक्वेशन नोट कर लीजिए कि C प्लस CO2 एरो दे दिया गया है, और फिर लिख दिया गया है आगे 2CO। ये आपको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो छोड़ देंगे, और बैलेंस नहीं है तो फिर इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अब ये आप पर है कि आप जान पाते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। दूसरा देखेंगे MnO2 यानी मैग्नीज का ऑक्साइड है, और प्लस HCl एरो दे देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। आप इसको जांच करेंगे पहले कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तब छोड़ देंगे, बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। फिर तीसरा है, देखेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको हीट किया जाता है मान लीजिए,
तो हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसको भी चेक करेंगे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तो फिर इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। एक और ले लीजिए H2S प्लस O2 एरो है, उसके बाद बना है आपका देखिए SO2 प्लस H2O। ये चारों समीकरण मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आप जांच करेंगे कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस है। अगर कोई इसमें असंतुलित है तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे और बैलेंस करके अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं अगला टॉपिक जब फिर से इसी टॉपिक को लेकर आऊँगा तो उस समय ये जो आपका एक्सरसाइज मैंने दिया है उसको हल करके आपके सामने दिखाने का प्रयास करूँगा। आप पहले प्रयास करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।